नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बात पते की में आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि बात पते की एक बार फिर से होगी और बात उत्तर प्रदेश की होगी, क्योंकि इस वक्त योगी आदित्यनाथ को नकली संत अखिलेश यादव बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो ईरान को लेकर प्रोटेस्ट उत्तर प्रदेश में हो रहा है उसका समर्थन भी किया जा रहा है। ऐसे समय में क्या अखिलेश यादव दोहरी रणनीति अपना रहे हैं कि हिंदुओं को भी खुश किया जाए और मुसलमानों को भी, और 2027 में सत्ता की कुर्सी पर विराजमान हो जाया जाए? आज इसी पर चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं। राम श्रीवास्तव जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। राम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं, कैपिटल टीवी पर आपने समय निकाला। जुहैर तुराबी साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। जुहैर साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आपने समय निकाला है। सबसे पहले जुहैर साहब, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर मैं आपके पास ही आ रहा हूं, क्योंकि आपने कई वर्षों तक रिपोर्टिंग तो की, लेकिन अखिलेश यादव को जरूर समझा होगा। अखिलेश यादव की रणनीति इस वक्त आपको क्या लग रही है? क्योंकि योगी आदित्यनाथ पर कटाक्ष कि वो नकली संत हैं, शंकराचार्य से मुलाकात करने पहुंचे तो बता दिया कि ऐसे शंकराचार्य के पास आकर सुकून मिलता है, और ऐसे में पता लगता है कि नकली संत कौन है, असली संत कौन है। और दूसरी तरफ खामनेई को लेकर जो प्रोटेस्ट हो रहा है उस पर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की प्रतिक्रिया है वो ये बता रही है कि कैसे शिया समुदाय का वोट बैंक हासिल करना है, जो बीजेपी को कभी करता नहीं है वोट, तो उसे भी खुश करना है और हिंदुओं की भी जरूरत है। क्या वाकई ऐसा है? देखिए, आज भी इस वक्त शुद्ध राजनीति हो रही है, और ये जो अभी मुक्तेश्वरानंद महाराज जो लखनऊ में आए हुए हैं, उसके बाद तो अभी फिलहाल फुल टॉस जो है राजनीति चल रही है। अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी को ये ऐसा महसूस हो रहा है कि जिस तरीके से अभी पिछले दिनों यूजीसी को लेके और तमाम दूसरे मामलों में जो अपर कास्ट के जो लोग थे, कुछ नाराज थे बीजेपी या सरकार से, ऐसा ऐसा समाजवादी पार्टी को लग रहा है कि शायद वो उनका वोट भी हासिल कर ले, जबकि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल बात है। वो समाजवादी पार्टी जो जिस भ्रम में जी रही है, वो उनको वोट मिलने वाला नहीं है, क्योंकि जो मुलायम सिंह, जब भी अपर कास्ट को अगर वोट की बात होती है समाजवादी पार्टी को, तो हमेशा वो मुलायम सिंह का वो दौर याद आता है कि जब उन्होंने कार सेवकों पे गोली चलवाई। इसलिए अपर कास्ट हमेशा जो है समाजवादी पार्टी को वोट देने में कहीं ना कहीं जो है कतराता है। बनिस्बत बसपा को या दूसरी किसी पार्टी को वोट भले ही दे देता है, लेकिन यही कारण है कि जब कांग्रेस के साथ भी उसका गठबंधन हुआ था, तो कांग्रेस को भी अपर कास्ट ने इसी वजह से छोड़ दिया था, क्योंकि उन्होंने समाजवादी पार्टी का साथ किया। तो ये एक जो है जो ऐसी जगह वो अपना श्रम जो है बर्बाद कर रहे हैं कि जहाँ पे उनका कोई फल मिलना नहीं है। दूसरी तरफ उनको ऐसा लग रहा है कि जो प्रदर्शन हो रहा है ईरान या उसके समर्थन में, वो उसमें बोल के, और वो जो शिया समाज का जो वोट जो उनको मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जब उनकी सरकार थी तो शिया समाज पे जो काफी जुल्म हुए थे, और इस मौलाना कल्बे जव्वाद जो शिया धर्मगुरु हैं बहुत बड़े, उन्होंने आरोप लगाया था, उन्होंने समाजवादी पार्टी के खिलाफ बद्दुआ भी की थी। एक बद्दुआ यौम बद्दुआ किया था, यानी कि बद्दुआ का दिन उन्होंने मुकर्रर किया था रमजान में, जब उनके। चलिए ठीक है, लेकिन जुहैर तुराबी साहब, अखिलेश यादव इस वक्त दुआएं मांग रहे हैं, शिया समुदाय से हो या फिर हिंदू समुदाय से हो। राम जी, अब इस पर विश्लेषण थोड़ा सा किया जाए तो क्या जुहैर साहब की बात ठीक है और मेरी बात भी कि अखिलेश यादव दुआ इसलिए मांग रहे हैं कि सत्ता की कुर्सी पर विराजमान हो जाएं, जहां पर योगी आदित्यनाथ को नकली संत बताते हैं, तो जो जुहैर साहब कह रहे हैं कि अगर ऐसा करते हैं तो भी कोई फायदा नहीं है, और जो ब्राह्मण समुदाय नाराज इस वक्त बीजेपी से कहा जा रहा है कि यूजीसी के मुद्दे पर है, तो उसे साधने का प्रयास हो रहा है। दूसरी तरफ शिया समुदाय तो बद्दुआ देने का काम अखिलेश यादव को करता था, तो आखिर क्या फायदा है कि आप दोनों मुद्दे पर राजनीति तो कर रहे हैं, लेकिन सत्ता की गद्दी आपको फिर भी नहीं मिलनी? क्या वाकई ऐसा है? देखिए, ये राजनीतिक धींगा मस्ती जो चल रही है, इसका आम मतदाता पर क्या असर होता है, ये बहुत गहराई से सोचने की चीज है। ये इतनी आसान नहीं है। मेरे ख्याल से ज्यादातर लोग जो है इल्यूजन में है, मृग तृष्णा में है। वो मृग तृष्णा में ये समझ कर कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, और उसी आधार पर सब कुछ उछल कूद कर रहे हैं। लेकिन हकीकत में देखा जाए तो राजनीति तीन तरह की होती है। पहली, एक जो देश के रक्षा के लिए, देश हित में, जनता के हित में ओरिएंटेड हो। दूसरी जो है स्वयं के हित में, स्वयं के लाभ के लिए ओरिएंटेड हो। और तीसरी बिल्कुल निकृष्ट स्तर की राजनीति होती है, जिसको हम नेगेटिव अप्रोच कह सकते हैं, जिसका एक ही काम होता है कि बस टांग पकड़ के खींचते जाओ, अच्छे भले कामों को अनदेखा कर दो। और जिसको कहते हैं कि अपन बाल की खाल उधार कर
निकाल कर उसमें जो है बुराइयां ढूंढ ढूंढ के बताते रहे। मेरे ख्याल से आज की तारीख में जो उत्तर प्रदेश में चल रहा है वो तीसरी कैटेगरी की राजनीति चल रही है। दूसरी तो उन्होंने देख लिया कि काफी कुछ उसको एनकेश कर लिया, धन संपदा इकट्ठी कर ली, नल की टोंटियां तक चुरा कर ले गए, पर उससे आम जनता पर क्या पड़ा ये मतदाता अच्छी तरह जानता, तभी इतनी दूर अभी कुर्सी से बैठे हुए हैं। अब रहा सवाल ये, अगर अक्टूबर की खबर पर ध्यान दें तो उन्होंने बसपा के जो कांशीराम थे उनकी स्मृति में अखिलेश जी ने उनकी मुंह लेके स्टे का वायदा किया था और एक पार्क बनाने का नियत किया था। ये अपने आप में बताता है कि वो चाहते हैं, छटपटा रहे हैं, बसपा का भी सहयोग ले लें, कांग्रेस का तो उन्होंने ले ही रखा है और दूसरे लोगों को भी जैसे हो तैसे हो बस कुर्सी उनके पास आ जाए। तो ये जो एक अप्रोच है ये आम मतदाता को पसंद नहीं है। आज का मतदाता खास करके 18 साल से 25 साल तक की उम्र का जो मतदाता है वो नए माहौल में पड़ा हुआ है। वो अच्छी तरह समझता है कि आज दुनिया में क्या हो रहा है और हमारा देश क्या कर रहा है। कोरोना काल में जितने लोग निकले हैं उन्होंने अच्छी तरह देख लिया है कि देश में जहाँ करोड़ों लोग भूखों से दुनिया में मर रहे थे वहाँ हमारा देश कैसे आगे निकल गया। आज भी यहाँ पर ये बात अपनी जगह सही है। हालांकि ये माना कि कश्मीर में, लखनऊ में कुछ तत्व ऐसे हैं जो धार्मिक, लेकिन अखिलेश यादव की बात करें, राम जी आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मतदाता कहीं ना कहीं ये समझ रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन अखिलेश यादव क्या दो नाव में, आपको नहीं लगता कि दो नाव में पैर रख रहे हैं और इस वजह से उनकी नाव डूब जाएगी? क्योंकि शिया समुदाय को लेकर जो समर्थन वो हासिल करना चाहते हैं, जुहैर साहब ने तो इतिहास के पन्नों को बता दिया कि देखिए इतिहास के पन्ने तो कहते हैं कि अखिलेश को बद्दुआ लग चुकी है। और अब आप हिंदुओं की भी बात करें तो दो नाव में आज तक जिसने भी पैर रखा है वो तो डूबा ही है। सर देखिए नाव तो वहां चलेंगी ना जहां पानी हो। हाँ वो तो इस मृततृष्णा में है कि पानी है वो अपनी नाव में चले, वो जमीन पर ही अपनी बाई कही लगा रहे हैं। हकीकत ये है कि वो हकीकत से बहुत दूर हैं और आज की तारीख ये है कि अगर उनमें टेक्निकल मैन होने के, क्यों उन्होंने बीटेक किया है, ये उम्मीद की जाती है वो पढ़े लिखे हैं, 9वीं क्लास पास नहीं है, तो कम से कम टेक्निकल एजुकेशन में लॉजिक नाम की चीज होती है वो सिखाई जाती है। अगर लॉजिकली उन्होंने थोड़ा बहुत भी सोचा होता तो कम से कम देश जिस हिसाब से आज सुरक्षित है उसमें अच्छा ही ढूंढते, बजाय इसके कि टंच कसते, मजाकें उड़ाते। उसमें जरा गहराई से गोता लगाकर तो देखते कि आज पूरी दुनिया में क्या हालत है और उसमें उस संकट के समय में हम आज जो है किस तरह से बाहर निकल कर आ रहे हैं। यही देख लीजिए ना, स्टेट ऑफ हार्मोनी। ठीक है राम जी मैं ईरान के मुद्दे और शिया समुदाय के मुद्दे पर आपसे बातचीत करूंगा, लेकिन एक कमेंट जुहैर साहब से लेता हूं। जुहैर साहब, क्या राम जी का कहना भी ठीक है? क्योंकि देखिए अगर आप दो नाव में पैर रख रहे हैं तो आपको तैरना भी आना चाहिए, लेकिन अखिलेश यादव को शायद तैरना भी नहीं आता, और अगर तैरना आपको नहीं आता है तो आपको नाव से उतर जाना चाहिए, लेकिन अखिलेश यादव वो नहीं कर पा रहे हैं। आप समझ गए होंगे मेरा इशारा कुछ और है, खासतौर पर उन शिया समुदाय को लेकर। हालांकि बार बार हम ये कहते हैं कि शिया समुदाय बीजेपी को वोट नहीं करता, लेकिन शिया समुदाय अखिलेश यादव को भी पसंद नहीं करता। ऐसे में आपको क्या लगता है? क्योंकि चलिए हिंदुओं की तो बात हो गई है, क्योंकि हिंदू तो एक मुश्त होकर बीजेपी को वोट दे चुका है 2022 के अंदर, 2017 के अंदर। अभी हिंदू बटेगा या नहीं बटेगा ये देखने वाली बात होगी, भविष्य नहीं कर सकते हैं, लेकिन शिया समुदाय को लेकर आकलन आपका क्या कहता है? नहीं देखिए, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का पिछला इतिहास रहा है, शिया समुदाय एक जो है बहुत मुश्किल है कि उसके बनिस्बत अगर देखा जाए तो जिस तरीके से अखिलेश यादव ने बयान दिया है उससे ज्यादा गहरा बयान अगर देखा जाए तो असंतुष्ट था। उन्होंने ईरान के पक्ष में या आयतुल्लाह खामेनी के पक्ष में या जो उनकी जो रेजिस्टेंस है उसके पक्ष में जो है उनका बयान काफी ज्यादा बृहद था, मजबूत था और उनके पक्ष में था। अखिलेश यादव ने एक थोड़ी सी सिंपैथी और मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा उसको मामले को समझते भी नहीं होंगे अखिलेश यादव, जिस तरीके से उन्होंने इन चीजों का जिक्र किया। तो अगर देखा जाए तो मुझे नहीं लगता है कि शिया समाज का जो है वोट
अखिलेश यादव की ओर बहुत ज्यादा आकर्षित हो रहा है। और वो जो दो नावों की सवारी कर रही है, एक कहावत है कि एक सारे सब सदेश, बहुत सारे सब जाए। तो वो ऐसी ऐसी जो है बिल्कुल। ऐसी राजनीति पता कर रहे हैं कि जिसमें उनके उनके लिए जोखिम बहुत ज्यादा है। तो ये जोखिम भरी जो राजनीति कर रहे हैं, इसमें अपने हाथ में जला ले, इससे कुछ इनकार नहीं किया जा सकता। चलिए ठीक है राम जी, हाथ ना जला लें ऐसा जुहैर साहब कह रहे हैं, क्योंकि अगर मैं ईरान के मुद्दे को समझूं, ईरान इजराइल अमेरिका के मुद्दों को आप अच्छे से समझा सकते हैं, क्योंकि देखिए अभी जो विपक्ष है वो राजनीति कर रहा है। अखिलेश यादव से लेकर अभी ओवैसी साहब का भी नाम लिया है जुहैर साहब ने, या फिर मैं कांग्रेस का जिक्र करूं तो चाहे वो ईंधन के मुद्दे पर हो या फिर ईरान के मुद्दे को लेकर। हालांकि ईरान के मुद्दे को लेकर जो सिग्नेचर भारत की तरफ से किए गए, उसके बाद विपक्ष के मुंह पर तमाचा लगा है कि ईरान को लेकर आप कोई स्टैंड नहीं क्लियर कर रहे हैं। लेकिन आपको लगता है कि ईरान के मुद्दे पर ऐसी राजनीति करना सही है, और क्या इससे विपक्ष को फायदा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि ईरान का मुद्दा एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है और वो एक इतना जटिल है कि उसको आम आदमी नहीं समझ सकता है। और विशेष करके जो राजनीति परस्त लोग हैं वो तो इसको कभी समझ नहीं सकते हैं। अभी ताजा बयान जो है एर्दोगन ने दिया टर्की आके, उसका ये कहना है कि हमको शिया और सुन्नी का भेद भूल कर देखना चाहिए कि मुसलमान खतरे में है। आवाज तो उन्होंने उठा दी, लेकिन अरब कंट्री जितने भी हैं जहां पर सल्तनत है, यहाँ पर अमीर बैठे हुए हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे तालिबानी जो पैटर्न है इस्लामिक रिवॉल्यूशन का वो उनके देश में आए। तो शरीयत का कानून जो ईरान में है उसमें क्या सरकार के ऊपर धर्मगुरु बैठे हुए हैं। अगर धर्मगुरु आज सऊदी अरब में आ जाएंगे, बहरीन में आ जाएंगे, कुवैत में आ जाएंगे, तो इन अमीरों का क्या होगा, शेखों का क्या होगा? बिल्कुल वो जो है तो यही एक कारण है कि उन्होंने अमेरिका का अम्ब्रेला ले रखा है। अमेरिका ने क्या सोचा है, अमेरिका को ना तो शिया से लगाव है ना सुन्नी से लगाव है। उनके लिए पैलेस्टाइन के जैसे लोग मरे हैं, ऐसे अगर ये शिया सुन्नी भी मर जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनका लगाव तो सिर्फ एक ही है, तेल, क्योंकि वो जानते हैं कि 2075 में दुनिया का पूरा तेल खत्म हो जाएगा। तब तक जितना भी दुनिया का तेल है समेट कर बैठ जाए, जिससे उनकी बादशाह चलती रहेगी। लेकिन भारत इन चीजों को अच्छी तरह समझता है। आवश्यकता यह है कि भारत के जो जिम्मेदार लोग हैं, राजनीतिज्ञ हैं, उनको इस समय मैदान में आकर, उसमें अखिलेश भी हैं, दूसरी पार्टी के लोग भी हैं, उनको हकीकत को पहचानना चाहिए, दुनिया की नब्ज को पहचानना चाहिए कि आज देश में जो है राजनीति सेकेंडरी हो जाना चाहिए। प्राइमरी इंपॉर्टेंट चीज है देश की सुरक्षा, देश के हित। क्योंकि देखिए हर चीज आज और हम अच्छी तरह से समझते हैं कि शहर कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं, गांव कितनी तेजी से फैल रहे हैं, खेत सिकुड़ते जा रहे हैं। तो आज से 50 साल बाद क्या हमारे देश में जितना अनाज पैदा होता है सबका पेट भर लेंगे? नहीं भर पाएंगे। बिल्कुल। तो हम और आप तो संभवतः उसको नहीं झेल पाएंगे। लेकिन आज के जो एजेंसी है, ये तो उनके सामने इतनी बड़ी समस्या आ जाएगी जिसके बारे में अपन सोच नहीं सकते। तो आज राजनीतिज्ञों का कर्तव्य है कि अगले 50 साल बाद अपना देश क्या होगा उसकी ओर देखें, और उस अचीवमेंट को बताने के लिए, उसकी समस्याओं का, भविष्य की समस्याओं को हल करने के लिए हमको प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन प्रयास नहीं होते ना राम जी आपने जो बात कही है ना वो बिल्कुल सटीक है। क्योंकि देखिए अगर मैं तमाम चीजों का जिक्र करूं, चाहे फिर वो किसान कानून का जिक्र करूं, जिसे काला कानून कहा गया था, उसमें भी ऐसी स्थितियां थी कि जो किसानों के खेत होते हैं, बटे होते हैं, अगर कोई 4 परिवार है, अगर परिवारों में किसान खेत बढ़ जाते हैं तो अलग अलग बटाई होती है, या फिर उसमें जो उपज होती है उसको इकट्ठा कर दिया जाएगा और अनाज किस तरीके से पैदावार होगी। तमाम चीजें थी, लेकिन उसको समझा नहीं गया, भ्रम फैलाया गया, और उसके बाद हमने देखा कि कैसे कानून वापस लिया गया। तो क्या जुहैर साहब आपको लगता है कि ऐसे भ्रम फैलाना, क्योंकि अभी हम बात करें अगर गैस सिलेंडर को लेकर भी तो कमी उतनी नहीं है, मेरे घर भी सिलेंडर आ रहा है, आपके घर भी सिलेंडर आ रहा है, कमर्शियल का जिक्र करें तो वो स्थितियां आप देख रहे हैं। लेकिन जो स्थितियां विपक्ष इस वक्त फैला रहा है, चाहे फिर सदन के बाहर हो या फिर हम सड़क पर देख रहे हैं, आपको नहीं लगता कि पैनिक की सिचुएशन विपक्ष की ओर से ही फैलाई जा रही है? नहीं, बिल्कुल गलत बात है कि देश अगर किसी भी चीज की कमी है, खाद्यान्न की कमी है या गैस के साथ, और वो देश को एक मजबूत मुट्ठी बांध के रखा कि उसको उसमें जो है और डर
और पैनिक की सिचुएशन क्रिएट करना है ताकि देश देश का नुकसान हो। तो ऐसी सिचुएशन में अगर विपक्ष नहीं, बिल्कुल आप यही 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 जवाब मैं आपसे लेना चाहता था जुहैर साहब, क्योंकि देखिए ये बात बिल्कुल ठीक है जो जो आप कह रहे हैं ना, क्योंकि देखिए समन्वय बनाना होता है। राम जी, आप तो काफी वरिष्ठ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, हालांकि जुहैर तोराबी साहब भी वरिष्ठ हैं, लेकिन आपसे सवाल है क्योंकि ऐसे संकट हमने समय समय पर देखे हैं, और जब ऐसे संकट आए हैं तो चाहे सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, एक टेबल पर बैठा है और समन्वय बनाने की कोशिश की गई है। लेकिन आज का जो विपक्ष है, ऐसे संकट में जो राजनीति होती है और ऐसे संकट में जिस तरीके से पैनिक क्रिएट किया जाता है, क्या पूरी तरीके से ये गलत राजनीति है जो विपक्ष कर रहा है? देखिए, राजनीति दरअसल जो आज की तारीख में हमारे भारत में हो रही है, उसको गहराई से विचार करने की आवश्यकता है। क्योंकि देखिए, एक चीज तो अपनी जगह सही है कि आवश्यकता जो है आविष्कार की जर्नी होती है। अगर आज हमको कोई परेशानी है तो उसका हमको सॉल्यूशन मिलजुल कर ढूंढना चाहिए, लेकिन वो तो एक हवा की बातें हो गई। हम तो ये देखते हैं कि भाई इसमें ये होना चाहिए था और ये नहीं हो रहा है, तो इसमें कौन जिम्मेदार है, और उसकी टांग पकड़ दीजिए जिससे कि अपने को ज्यादा वोट मिल जाए। लेकिन अगर आप इन पार्टियों का विश्लेषण करें कि हर पार्टी में, चाहे वो सपा हो या बहुजन समाज हो या कांग्रेस हो, इसमें अवसरवादी लोग ज्यादा होते हैं। इनमें वो लोग ज्यादा होते हैं जो जनता से गलत काम कराकर कमीशन खाते हैं, रिश्वतखोरी करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और यही एक कारण है कि आज की तारीख में भारत का प्रजातंत्र बहुत मजबूत होते हुए भी एक बहुत महंगा प्रजातंत्र हो गया है, जिसमें मतदाता को ये समझा जाता है ये तो बेवकूफ है, मूर्ख है, इसको खरीदा जा सकता है। किसी जमाने में उनको जो है दारू पिलाकर वोट इकट्ठे किए जाते थे, आज के जमाने में वो उनके नेताओं को, ठेकेदारों को खिला पिलाकर जो है वोट लेते हैं। लेकिन यद्यपि वो चीज अब बहुत कम हो गई है। अब तो मतदाता इतना जागरूक हो रहा है कि वो दारू भी पी जाएगा, नोट भी वसूल कर लेगा और वोट उसी को देगा जिसका उसका मन होगा। और वो वोट की जो राजनीति अब है वो सिर्फ एक ही बात पर डिपेंड करती है कि कौन की नीति हमारे हित में है। अगर आज की तारीख में आप देखिएगा, चाहे अरेबिक कंट्रीज देखिए, कितने धनाढ्य थे, कितना पैसा था, लेकिन क्या पैसा ही सब कुछ है? नहीं है। आज क्या पैसा उनको बचा रहा है क्या? सिया और सुन्नी का जो जिन्न सोया हुआ था आज जाग गया है। आज ना तो सऊदी अरब सुरक्षित है, ना दुबई सुरक्षित है। सबसे सुरक्षित ना आज की तारीख में अमेरिका है, ना आपके नाटो के देश हैं, ना जापान है, ना दक्षिण कोरिया है। आज सबसे सुरक्षित इवन चाइना नहीं है या रूस भी नहीं है। आज जितना सुरक्षित हमारा हिंदुस्तान है। वो क्यों हिंदुस्तान सुरक्षित है? यद्यपि यहाँ पर जो है ये माना कि हमारी जो है बहुआयामी जो है मतदाता है, जनता है, कोई किस धर्म को मानता है, कोई किस धर्म को मानता है। इसके बावजूद भी देश की रक्षा के लिए संकट के समय हम सब एक हैं। और ये अगर मंत्र बना रहेगा तो राजनीति अपने आप शुद्ध हो जाएगी। राजनीति को खराब करने के लिए जिम्मेदार भी जनता है, और राजनीति को एक तरह से निकृष्ट श्रेणी में ले जाने के लिए हमारे समाजवादी पार्टी के नेता और दूसरे नेता लोग भी हैं जो बंगला छोड़ते समय नल की टोटियां तक चुरा कर ले जाते हैं। उनकी पब्लिक में क्या इमेज है? कुछ भी इमेज नहीं है। उनको अपनी इमेज सुधारने के लिए जनहित में कार्य करना, बिल्कुल कहीं ना कहीं समन्वय एक तरीके से बिल्कुल जो समन्वय बनाने की कोशिश है राम जी, और आप बिल्कुल सही विश्लेषण कर रहे हैं कि क्योंकि सरकार जिस तरीके से काम कर रही है वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि हम भारत को सुरक्षित कर रहे हैं, और भारत पहले भी सुरक्षित था, आज भी सुरक्षित है, लेकिन विपक्षी पार्टियां असुरक्षा की भावना पैदा कर रही हैं और पैनिक क्रिएट कर रही हैं, जैसा कि आज के विपक्ष को नहीं करना चाहिए था। राम जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ जुड़े। जहर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। समय मेरे पास इतना ही था, फिर आपसे मुलाकात होगी, चर्चा हम जरूर करेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल जो राजनीति इस वक्त विपक्षी पार्टी कर रही है वो ये दिखा रही है कि कैसे उनकी छवि ही इस वक्त बदनाम हो रही है, क्योंकि अगर किसी देश पर संकट आता है तो सत्ता पक्ष और विपक्ष एक टेबल पर समन्वय पैदा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन भारत का विपक्ष किस तरीके से काम कर रहा है वो आपके सामने है। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।